हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो अपन ने केचवे का चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, अर्थोम का। पहले लेक्चर में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी यानी उसकी बाह्य संरचना के बारे में बता दिया था बच्चों। ठीक है ना बेटा। उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारी चीजें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी बेटा। आज के लेक्चर में अपन 3 सिस्टम डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र डिस्कस करेंगे बच्चों। एक इसका केचवे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना बेटा। और एक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना अभी पहला वाला जो टॉपिक है बेटा वो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये पूरा का पूरा ये क्या दे रखा बच्चों, आप देखिए, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका पाचन तंत्र होता है। तो कैसे क्या होता है बेटा, इधर देखिए बच्चों। जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र के अंदर ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले जो आता है बच्चों मुख, क्योंकि आपको पता है बेटा मुख के द्वारा ही भोजन प्रवेश करता है बेटा। तो ये तो हो गया बच्चों केचवे का क्या हो गया बच्चों, मुख हो गया। ये पहले खंड में पाया जाता है बेटा, पहला खंड। पहले खंड को क्या बोलते हैं बेटा, परितुंड बोलते हैं बेटा। परितुंड में पाया जाता है बच्चों। मुख किसमें खुलता है बच्चों, तो मुख खुलता है बेटा मुख गुहा में। तो मुख के बाद आती है बच्चों, क्या आती है बेटा, मुख गुहा। मुख गुहा जैसे अपने अंदर भी यही होता है बच्चों, अपना ये मुख है बेटा। और मुख किसमें खुलेगा बच्चों, मुख गुहा में। उसी तरह से ध्यान रखना बेटा, केचवे में भी मुख किसमें खुलता है बच्चों, मुख गुहा में। ये मुख गुहा जो होती है बेटा, ये लगभग तीसरे खंड तक होती है। यानी ये तो देखो बेटा मुख हो गया, और ये हो गया बच्चों इसकी क्या बेटा, मुख गुहा तीसरे खंड तक पाई जाती है। इसके बाद मुख गुहा के बाद ध्यान रखना बच्चों, क्या आती है बेटा, ग्रसनी। क्या आती है बेटा, ग्रसनी। ये आ गया बच्चों अपने क्या बेटा, ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है बेटा वो चौथे खंड में, यानी मुख गुहा तीसरे खंड तक होती है बेटा, पहले से तीसरे खंड तक। और ग्रसनी होती है बेटा कौन से खंड में पाई जाती है बेटा, चौथे खंड में पाई जाती है। और बच्चों केचवे के अंदर लार ग्रंथियां जो होती है वो ग्रसनी में होती है बेटा। लार ग्रंथियां कहां पर होती है बेटा, ग्रसनी में, जो लार स्रावित करती है बेटा। ग्रसनी के बाद चालू हो जाती है बच्चों एक नली नुमा संरचना चालू हो जाती है बेटा। इस नली नुमा संरचना को बोलते हैं बच्चों अपन ग्रसिका। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रसिका। ये ग्रसिका लगभग 5वें से 8वें खंड तक होती है बेटा। यानी ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये तो हो गया ग्रसनी हो गया। और ये जो ट्यूब दिख रही है बेटा, ये क्या बेटा, ग्रसिका होती है। कौन से खंड तक पाई जाती है बेटा, 8वें खंड तक पाई जाती है बेटा। ठीक है ना। ग्रसिका के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं बच्चों अपन पेसणी। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पेसणी यानी जो पीसने का काम करती है बेटा। ध्यान रखना ये 8वें 9वें खंड में पाई जाती है। 8वें खंड के कुछ भाग से चालू हो जाती है और 9वें खंड तक होती है बेटा। तो 8वें 9वें खंड में क्या पाई जाती है बच्चों, पेसनी। कुछ भाग 9वें खंड में होता है और कुछ भाग इसका 8वें खंड में होता है। और इसका काम ही एक ही है बेटा, भोजन को पीसना। ठीक है बच्चों। पेसनी के बाद चालू हो जाता है बच्चों 9वें खंड से 14वें खंड तक क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, आमाशय। क्या बेटा, आमाशय। ये जो साइड में आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये तो हो गया बच्चों पेशनी हो गई बेटा, गिजार्ड बोलते हैं इसको। ये वाला जो सेगमेंट है बेटा, ये आमाशय होता है बेटा। तो आमाशय 9वें खंड से चालू हो जाता है बेटा और 14वें खंड तक होता है बेटा। 9 से क्या बेटा, 14वें खंड तक क्या पाया जाता है बच्चों, आमाशय। यहां तक क्या बेटा, आमाशय पाया जाता है बेटा। ठीक है ना बेटा। आमाशय के बाद चालू हो जाती है बच्चों क्या बेटा, आंत्र। क्या बेटा, आंत्र। ये आंत्र। तो आंत्र ध्यान रखना बेटा 15वें से अंतिम खंड तक। आपको पता है बेटा इसमें टोटल जो खंड होते हैं बेटा 100 से 120 होते हैं। यानी 15वें से 100वें खंड या 120 खंड तक क्या पाई जाती है बच्चों, आंत्र। यहां से देखिए बच्चों ये पूरी की पूरी क्या बेटा, आंत्र है। तो इसके सारे ये क्या हो गए बच्चों, भाग हो गए। कौन से खंड में क्या पाया जाता है ये मैंने अपन ने डिस्कस कर लिया बेटा। अब अपन एक एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था बेटा एक तो मुख के बारे में बताया था। मुख कौन से खंड में होता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों प्रथम खंड में होता है बेटा। और प्रथम खंड को क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता है बच्चों, परितुंड। ठीक है ना बेटा, या इसको पेरिस्टोमियम कहते हैं बेटा। ठीक है ना। ये इस तरह का एक डायग्राम मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था बच्चों आपको। ठीक है ना बेटा। तो ये जो प्रथम खंड होता है बेटा, प्रथम खंड को क्या बोलते हैं बेटा, परितुंड। और ये जो छिद्र होता है बेटा, इस छिद्र को बोलते हैं बेटा क्या, मुख बोलते हैं। और इसी के द्वारा भोजन क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। तो इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं बेटा। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद आपको पता है बच्चों, मुख के बाद, मुख आपको पता है बेटा किसमें खुलता है बच्चों, मुख गुहा में। ये क्या बच्चों, अपने मुख गुहा। और मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि जो मुख गुहा होती है बेटा, वो कौन से खंड तक होती है बेटा, तीसरे खंड तक। और एक चीज जानना बेटा, केंचुए में ये जो मुख गुहा होती है ना बेटा, वो अंदर और बाहर होती रहती है। यानी
यहां से बाहर निकलती है, अंदर लेती है और यही भोजन ग्रहण करने का कार्य करती है। क्वेश्चन आ गया कि आप केचुआ भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो मुख गुहा की सहायता से। मुख गुहा अंदर जाती है, बाहर निकलती है और भोजन को खींच करके अंदर लेके आ जाती है और फाइनली ये भोजन को कहां पहुंचा देती है बच्चों, ग्रसनी में। कहां पहुंचा देती है, ये वाला जो भाग है बेटा आपको पता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रसनी। मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों ग्रसनी के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, लार ग्रंथियां। ग्रसनी के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां होती है और लार ग्रंथियां क्या स्रावित करेगी बच्चों, लार स्रावित करेगी। लार के अंदर बेटा दो भाग होते हैं बेटा, एक तो होता है श्लेष्मा जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस या श्लेष्मा, जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है बेटा। और इसके अंदर इसके अलावा क्या बच्चों, प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है बेटा, ठीक है ना बेटा, पाचक एंजाइम्स। तो ये मैंने यहां पर दे रखा बच्चों ग्रसनी। ग्रसनी मैंने आपको पहले कहा बेटा चौथे खंड में होती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां। और इन लार ग्रंथियों में दो चीजें होती है, एक तो श्लेष्मा जिसको अपन ने इंग्लिश में क्या बोला था बेटा, म्यूकस, और प्रोटीन को पाचन करने वाला क्या पाया जाता है बच्चों, एंजाइम। अब भोजन कहां पहुंच गया बच्चों, ग्रसनी में पहुंच गया। ग्रसनी के बाद क्या आती है बच्चों, ग्रसनी के बाद आपको पता है बच्चों ये तो हो गई अपने ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ये वाला जो भाग होता है बेटा, इस भाग को अपन ने नाम दिया था ग्रसिका। ग्रसिका जो होती है ना बच्चों वो 5वें से 8वें खंड तक होती है बेटा। कौन से खंड से, 5वें से 8वें खंड तक पाई जाती है। और इसमें ध्यान रखना बेटा ये ऐसा भाग है जहां पर भोजन का कोई पाचक नहीं होता, यहाँ पर यानी कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है, ये ओनली एक नलीनुमा भाग है बच्चों। और फाइनली ये भोजन कहां पहुंच गया बच्चों, पेशनी में। और मैंने आपको कहा था बेटा पेशनी कौन से खंड में होती है बेटा, 8वें खंड में होती है। और पेशनी का काम क्या है बेटा, भोजन को पीसने का काम, ठीक है ना बेटा। एक्चुअली में इसके अंदर क्या होती है बेटा, सर्कुलर मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है बेटा, ठीक है ना। वर्तुल पेशियां बहुत ज्यादा डेवलप होती है जो भोजन को पीसने का काम करती है बेटा। क्या करती है बेटा, भोजन को पीसने का काम करेगी, ठीक है। इसके बाद ये भोजन नेक्स्ट चला जाता है बच्चों कहां पर, आमाशय में। ये आमाशय, आमाशय मैंने कहा था बेटा 9 से 14वें खंड तक। 9 से कौन से खंड तक पाया जाता है बेटा, आमाशय। ध्यान रखना बेटा 14वें खंड तक पाया जाता है बच्चों, क्या बेटा, आमाशय। और आमाशय के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है। कैल्सीफेरस ग्लैंड यानी ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है बच्चों, यहां पर देखिए आप, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। और ये कैल्सीफेरस ग्रंथियां ध्यान रखना बेटा, जो वो फूड ले रहा है बेटा उस फूड में ह्यूमस यानी ह्यूमिक अम्ल है बेटा, उस ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने का कार्य करती है बच्चों। तो कैल्सीफेरस ग्रंथियां ध्यान रखना बेटा, वर्ग पूछे तो बेटा ह्यूमिक अम्ल को क्या करेगी बच्चों, उदासीन करने का कार्य करती है बेटा, ठीक है। चलिए भोजन कहां पहुंच चुका बच्चों, आमाशय के अंदर पहुंच गया। आमाशय के बाद क्या होगा बच्चों, आमाशय के बाद ये भोजन चला गया बच्चों अपने आंत्र में। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, यहां से मैंने आपको कहा था बेटा, यहां से अंतिम खंड तक क्या पाई जाती है बच्चों, आंत्र पाई जाती है। अब एक चीज देखो बेटा, 15वें खंड से अंतिम खंड तक आंत्र होती है बेटा। इस आंत्र को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, किसके आधार पर, टिप्लोसोल। तो पहली चीज ये टिप्लोसोल होता क्या बच्चों, एक्चुअली में यदि 27वें खंड से 27वें खंड के बाद है ना बच्चों, यहां पर यदि आंत्र के अंदर, आपको पता है बच्चों आंत्र के अंदर क्या होता है बेटा, रसांकुर होते हैं। कभी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि ऐसे अंगुली नुमा संरचनाएं होती है बेटा, इनको क्या बोलते हैं बेटा, रसांकुर यानी विलय बोलते हैं बेटा। तो एक्चुअली में क्या बेटा, 27वें खंड से एक विलय कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों आप इसको, ये आंत्र की काट दे रखी, ये आंत्र है बच्चों। इस आंत्र के अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये देखो बेटा आंत्र के अंदर की तरफ एक रसांकुर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बच्चों, ये रसांकुर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और इस रसांकुर को बोलते हैं बच्चों टिप्लोसोल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टिप्लोसोल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार का रसांकुर पाया जाता है और ये रसांकुर होता है बेटा 27वें खंड 27वें खंड से चालू हो जाता है बच्चों ये, और अंतिम 23-25 खंडों को छोड़ करके, ठीक है ना बेटा। तो यानी आंत्र को अपन टिप्लोसोल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं बेटा। टिप्लोसोल मैंने क्या कहा था बच्चों, देखिए आंत्र कहां से चालू हो गई थी बेटा, मान लीजिए इमेजिन करो कि यहीं से आंत्र चालू हो गई। आंत्र चालू हो गई थी 15वें खंड से, ठीक है ना बच्चों। 15वें से 26वें खंड तक, 15वें से 26वें खंड तक टिप्लोसोल नहीं होता बेटा। आंत्र के अंदर विलय तो होता है लेकिन बड़े वाला विलय नहीं है, यानी ये टिप्लोसोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन, ठीक है ना बेटा, प्री टिप्लोसोलर रीजन बोलेंगे बेटा, ठीक है ना, पूर्व टिप्लोसोलर भाग, ठीक है ना बच्चों। फिर बाद में 26वें खंड से मैंने क्या कहा, अंतिम जो 23-25 खंड है बेटा, अंतिम के 23-25 खंडों को छोड़ दो,
यानी 26वें खंड से अंतिम 23 से 26 खंडों 23 से 25 खंडों को छोड़ करके जो ये भाग बचा बच्चों, इनके अंदर टिप्लोसोल पाया जाता है, यानी ये वाली संरचना पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं टिप्लोसोलर क्षेत्र, यानी इंटेस्टाइन का, आंत्र का टिप्लोसोलर क्षेत्र बोलेंगे। तो कुल मिला के 3 भाग हो गए बच्चों, 3 भाग हो गए बेटा। कौन कौन से? एक तो पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र हो गया, यानी जिसमें टिप्लोसोल नहीं पाया जाता है। एक हो गया बच्चों अपना टिप्लोसोलर क्षेत्र जहां पर टिप्लोसोल पाया जाता है, और एक हो गया पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र जो होता है बेटा, मैंने कहा कि यार ये अपना 15वां खंड है बेटा, 15वें खंड से 26वें खंड तक, ठीक है ना बेटा, 15वें खंड से क्या बेटा 26वें खंड तक, 15वें खंड से 26वें खंड तक जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं प्री टिप्लोसोलर, यानी पूर्व टिप्लोसोलर क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्र बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर छोटे छोटे रसांकुर होते हैं बेटा, जो भोजन का क्या करते हैं बेटा? अवशोषण। रसांकुर का एक ही काम है बेटा, भोजन का अवशोषण। एक और चीज ध्यान रखना, आंत्र के अंदर दोनों चीजें होती है, भोजन का पाचन भी होता है बच्चों, और भोजन का क्या होता है बेटा? अवशोषण भी होता है। तो अवशोषण का काम करेंगे, रसांकुर करेंगे, लेकिन इसमें टिप्लोसोलर बड़ा रसांकुर नहीं पाया जाता बेटा इस क्षेत्र में, ठीक है ना बेटा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी ये वाली, पूर्व टिप्लोसोलर जो क्षेत्र है ना बेटा, यहां से यहां तक अपना पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र था। इसके 26वें खंड से जो, यानी केचुए का जो 26वां खंड है बेटा, इस 26वें खंड से एक अतिवृद्धि निकली हुई होती है। ये देखिए अतिवृद्धि निकली हुई है बेटा, जो लगभग 22 से 23वें खंड तक जाती है बेटा। इस अतिवृद्धि को क्या बोलते हैं बच्चों? इस अतिवृद्धि को बोलते हैं आंत्रसिका, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आंत्रसिका बोलते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, हायर क्लासेस पढ़ोगे, ये पाचक एंजाइम स्रावित करती है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र मैंने क्या कहा बच्चों, 15वें से 26वें खंड तक पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। इसके अंदर छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं बेटा। और 26वें खंड से मैंने क्या कहा था बेटा? एक अतिवृद्धि निकलती है बेटा। इस अतिवृद्धि को क्या बोलते हैं बच्चों? आंत्रसिका बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद आता है बच्चों अपना टिप्लोसोलर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है बेटा? टिप्लोसोलर। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि 27वें खंड से अंतिम 23-25 खंड को छोड़ करके, यानी ये वाला जो क्षेत्र है बेटा, इसके अंदर ऐसी अतिवृद्धि टिप्लोसोल पाया जाता है बच्चों, टिप्लोसोल पाया जाता है। तो इस खंड को अपन बोलेंगे टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो बेटा टिप्लोसोल एक्चुअली में बड़ा रसांकुर होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भोजन का क्या होता है बेटा? अवशोषण। क्वेश्चन आ गया कि यार आंत्र के किस भाग में सबसे ज्यादा भोजन अवशोषण होता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? टिप्लोसोलर क्षेत्र वाला, जो यानी 27वें से अंतिम 23-25 खंडों को छोड़ करके। तो अंतिम 23-25 खंडों में मैंने आपको क्या कहा था? टिप्लोसोल नहीं पाया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है बेटा, इसको बोलते हैं पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। 23 से 25 खंड तक होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। और एंड में आपको पता है बच्चों क्या होती है? गुदा। गुदा के द्वारा ये भोजन, अपचित भोजन को क्या करता है बेटा? बाहर निकालने का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है ना बेटा, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है। उन गोलियों को क्या बोलते हैं बेटा? क्रमिक कास्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केचुआ अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है। उन गोलियों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमिक कास्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमिक कास्टिंग, या इसको बोलते हैं बेटा वॉर्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको वॉर्म कास्टिंग, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो है अपना क्या बेटा, तो बच्चों अपन ने पाचन तंत्र के पार्ट्स के बारे में सारा डिस्कस कर लिया, कैसे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, इनके बारे में पढ़ लिया बेटा। अब केचुए में पाचन की क्रिया होती कैसे है बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया होती कैसे बेटा, तो इधर देखिए बच्चों, पाचन की क्रिया कैसे क्या होती है बेटा, आपको पता है बेटा। सबसे पहले ये भोजन मुख गुहा के द्वारा ये भोजन को अंदर ले लेता है बच्चों, और वो भोजन कहां चला जाता है बच्चों? ग्रसनी में। कहां चला जाता है बच्चों? ग्रसनी के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि यार ग्रसनी के अंदर कौन सी ग्रंथियां बताई थी बच्चों? मैंने लाल ग्रंथियां। क्या बताई थी बेटा? लाल ग्रंथियां। और लाल ग्रंथियों में मैंने 2 चीजें बताई थी बेटा। एक तो बताई थी बेटा लार, यानी लाल ग्रंथियों में, सॉरी, लाल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है बच्चों? लार स्रावित करती है बेटा, ठीक है ना बेटा। लार ग्रंथियां क्या स्रावित करती है बच्चों? लार। इस लार के अंदर 2 पदार्थ होते हैं। एक तो होता है बच्चों श्लेष्मा, जिसको आप म्यूकस भी कह सकते हो बेटा। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एंजाइम होता है बेटा, जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है बेटा, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको क्या कहा बेटा कि मुख गुहा के द्वारा भोजन ले लेता बच्चों, वो भोजन फाइनली कहां जाता है बेटा? ग्रसनी में आ जाता है।
और ग्रसनिक की लार ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? लार। और लार के अंदर एक तो श्लेष्मा होता है, तो ये श्लेष्मा क्या करता है बच्चों? भोजन को नम बनाए रखता है बेटा, और प्रोटीन पाचक एंजाइम ध्यान रखना प्रोटीन का पाचन कर लेता है बेटा। ग्रसनी के बाद ध्यान रखना बच्चों, ये भोजन आ जाता है बेटा ग्रसिका में। किसमें आ गया बच्चों? ग्रसिका में। और मैंने पहले ही कहा बेटा ग्रसिका में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती बेटा। ग्रसिका से ये भोजन आ गया बच्चों कहां पे बेटा? पेशनी के अंदर। और मैंने आपको पहले ही कहा बेटा कि जो पेशनी होती है वो पेशनी ध्यान रखना क्या काम करती है बच्चों? भोजन को पीसने का कार्य करती है। भोजन को क्या बेटा? पीसने का कार्य करती है, ठीक है ना। भोजन पिस गया बेटा, भोजन पिसने के बाद ये भोजन कहां आ गया बच्चों? आमाशय में। कहां आ गया बेटा? आमाशय में। और मैंने आपको कहा था बेटा कि आमाशय के अंदर कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां होती है बच्चों। और ये ग्रंथियां ध्यान रखना बेटा ह्यूमिक अम्ल, कौन सा अम्ल बच्चों? ह्यूमिक अम्ल को क्या करती है बेटा? उदासीन करने का कार्य करती है। ह्यूमिक अम्ल को क्या कर देती है बच्चों? उदासीन कर देती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो भोजन है, ये भोजन अब आमाशय से ये भोजन चला गया बेटा कहां पे? आंत्र में। अब यार आंत्र में 3 क्षेत्र होते हैं बेटा, पूर्व टिप्लोसोलर और पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र। आंत्र में ध्यान रखना बच्चों 2 चीजें होती है, भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। क्योंकि एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है बेटा? रसांकुर पाए जाते हैं, तो भोजन का पाचन भी होता है बच्चों और भोजन का अवशोषण भी होता है। तो जैसे ही ये भोजन आंत्र में जाता है, आंत्र की भित्ति के द्वारा बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। अब आंत्र की भित्ति से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं बच्चों? वो देखिए बेटा, आंत्र की भित्ति से एंजाइम स्रावित होता है बेटा एक तो ट्रिप्सिन, क्या बच्चों? ट्रिप्सिन। एक होता है बच्चों कौन सा बेटा? एमाइलेस। और एक स्रावित होता है बच्चों कौन सा? लाइपेज, ठीक है ना बेटा। 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड क्या बच्चों? लाइपेज। ये ट्रिप्सिन जो होता है ना बेटा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करेगा बच्चों? पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। ये एमाइलेज जो होता है ना बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। और ये जो लाइपेज एंजाइम है ना बेटा, ये क्या करता है बेटा? वसा का पाचन करता है, ठीक है ना बच्चों। तो आंत्र में भोजन को पाचन करने के लिए जो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या बेटा? लाइपेज एंजाइम होते हैं बेटा, जो ये पाचन करते हैं। यानी यहाँ पर प्रोटीन का पाचन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है और वसा का पाचन भी होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि यार टिप्लोसोलर क्षेत्र में बड़े बड़े रसांकुर होते हैं बेटा, टिप्लोसोल बड़ा रसांकुर होता है बेटा, वहां पर भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। तो मुख्यतः भोजन उसी क्षेत्र में होता है बेटा। फिर अपचित जो भोजन होता है बेटा, उसको गुदा के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। और मैंने आपको कहा भी था बेटा, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालते हैं, उसको क्रमी कास्टिंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? उसको क्रमी कास्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसकी पूरी थ्योरी लिख रखी है बेटा, तो वापस समझ लीजिए बच्चों। ये भोजन को, मिट्टी के कणों को मुख गुहा से खींच लेता है बेटा, और भोजन फाइनली कहां चला गया? ग्रसनी में। मैंने आपको कहा था कि ग्रसनी में लार ग्रंथियां होती है जो लार स्रावित करती है। लार में म्यूसिन यानी श्लेष्मा होता है बेटा, जो भोजन को नम बनाता है, और प्रोटीज एंजाइम होता है बच्चों, जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर यहां से ये भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहां चला जाता है बेटा? पेशनी भोजन को पीसने का कार्य करती है बेटा। फिर मैंने कहा कि यार भोजन आमाशय में पहुंच गया। आमाशय की भित्ति के अंदर क्या बेटा? कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है जो ह्यूमिक अम्ल को क्या करती है बेटा? उदासीन करती है। फिर ये भोजन फाइनली कहां पहुंच गया बच्चों? आंत्र में। आंत्र की भित्ति से पाचक रस स्रावित होते हैं, कौन सा बेटा? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज और एक एमाइलेज। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ध्यान रखना दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं बच्चों, लाइपेज वसा का पाचन करता है बच्चों, और एक एमाइलेज नहीं दे रखा बच्चों, एमाइलेज ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का क्या हो जाता है बच्चों? पाचन। फिर मैंने कहा कि यार आंत्र के अंदर क्या होता है? रसांकुर, और बड़ा रसांकुर होता है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? टिप्लोसोल। ये टिप्लोसोल भोजन का क्या करता है बच्चों? अवशोषण भी करता है बेटा। क्या करता है बेटा? ये अवशोषण। फिर मैंने कहा कि भोजन का अवशोषण होने के बाद ये भोजन, अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्याग देता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमी कास्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? क्रमी कास्टिंग। तो ये अपना पूरा हो गया बच्चों पाचन तंत्र। क्या हो गया बेटा? पाचन तंत्र। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा, जनन तंत्र। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, केचुआ जो जीव है ना बेटा,
क्वेश्चन आ गया एक लिंगी है या उभयलिंगी, तो बेटा ध्यान रखना केचुआ उभयलिंगी है, यानी इसमें नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं। अब यार एक ही जीव के अंदर दोनों जननांग है, नर और मादा, तो इसका मतलब स्वनिषेचन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। केचुए में पर निषेचन पाया जाता है, क्योंकि इसमें पुंपुरुता पाई जाती है, यानी नर जननांग पहले ही विकसित हो जाते हैं बेटा, तो इसमें स्वनिषेचन के कोई चांसेस नहीं है बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी बेटा, केचुआ एक तो द्विलिंगी है बेटा, लेकिन फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, पर निषेचन। क्यों? क्योंकि इसमें पुंपुरुता पाई जाती है, यानी नर जननांग पहले ही विकसित हो जाते हैं, किससे बेटा, मादा जननांग से। अब इसका देखिए बेटा नर जनन तंत्र किसका बना होता है बेटा, इधर ये डायग्राम देखिए बच्चों, ये जो 10वां और 11वां खंड दिख रहा है बेटा, यहाँ पर क्या होता है बेटा, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये होते हैं वृषण। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, एक तो वृषण पाए जाते हैं, वृषण जिस कोष में होते हैं बच्चों उसको बोलते हैं वृषण कोष, ये वृषण कोष है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज होती है बेटा क्या, वृषण कोष। और वृषण कोष किसमें खुलते हैं बच्चों, शुक्राशय में। यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की संरचना दिख रही है बेटा, ये क्या बच्चों, शुक्राशय। तो वृषण हो गया बच्चों, वृषण कोष हो गया और शुक्राशय हो गया। फिर बच्चों इन वृषण से ध्यान रखना बेटा, ये नलिकाएं निकलती है, ध्यान से देखिए बेटा, ये नलिकाएं, इनको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां। क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्रवाहिनियां। दे नहीं रखा, लेकिन ध्यान रखना शुक्रवाहिनियां भी पाई जाती है। और शुक्रवाहिनियां फाइनली ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक ग्रंथि दे रखी है बेटा, इस ग्रंथि को बोलते हैं बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है बेटा, और फिर यहां से ये बेटा वाहिका निकलती है बेटा, नर जनन वाहिनी निकलती है बेटा, जो 2 जनन छिद्रों के द्वारा 18वें खंड में खुलती है बेटा। मैंने आपको पहले कहा बच्चों, मादा जनन छिद्र जो पाया जाता है, मादा जनन छिद्र, वो कौन से खंड में होता है बेटा, 18वें खंड में होता है। और मादा जनन तंत्र, मादा जनन छिद्र नहीं बेटा, नर जनन छिद्र जो पाए जाते हैं बेटा, वो कौन से खंड में पाए जाते हैं बेटा, 18वें खंड में पाए जाते हैं, और वो जोड़ी के रूप में होते हैं, यानी 2 होते हैं बेटा, ठीक है ना। एक और चीज रखना बेटा, 18वें खंड से जस्ट पहले ये काली काली आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, और 18वें खंड के बाद यानी 19वें खंड में, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, 18वें और 19वें खंड में 17वें, 18वें खंड से पहले यानी 17वां खंड, और 18वें खंड के बाद यानी कौन सा खंड बेटा, 19वें खंड में ध्यान रखना बच्चों, सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको अपने नाम दिया था जनन पेपिला, जो मैथुन के समय सहायक होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हुआ बच्चों, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में मैंने वृषण, वृषण कोष, शुक्राशय, इसके अलावा शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है ना बेटा, नर जनन वाहिनी और ये मादा जनन छिद्र, और 2 क्या होती है बेटा, सहायक ग्रंथियां होती है 17वें और 19वें खंड में, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने आपको कहा यार कि केचुआ उभयलिंगी है बच्चों, यानी इसमें मादा जनन तंत्र भी होता है। तो मादा जनन तंत्र देखिए बेटा, मादा जनन तंत्र कहां पर होता है, इधर देखिए बच्चों, ये जो 12वां 13वां खंड है बेटा, यहाँ पर ये खंड देखिए बेटा, इस खंड के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है बेटा, इनको बोलते हैं अंडाशय। तो 12वें 13वें सेप्टम के यहाँ पर ध्यान रखना, अंडाशय पाए जाते हैं। और ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये येलो येलो कलर की, ठीक है ना बेटा, ये होती है बच्चों अंडवाहिनी। 2 अंडवाहिनियां होती है, लेकिन ये दोनों अंडवाहिनियां जुड़ जाती है और एक ही छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है बेटा, तो वो छिद्र होता है बेटा 14वें खंड में। तो मैंने पहले भी कहा था बच्चों, मादा जनन छिद्र एक ही होता है और 14वें खंड में पाया जाता है, यानी केचुआ कुल मिला के उभयलिंगी है बच्चों। इसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। तो मादा जननांग में एक तो अंडाशय हो गया, एक अंडवाहिनी होगी, एक मादा जनन छिद्र। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, शुक्र ग्राहिकाएं। कुछ याद आ रहा हो तो मैंने शुक्र ग्राहिका छिद्र बताया था बेटा पहले लेक्चर में, 5 छठे, 7वें, 8वें, 8वें, 9वें खंड में। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये संरचनाएं देखिए, ये देखो 5वां 6ठा ये सेप्टम है बेटा, यहाँ पर ये संरचना दे रखी है शुक्र ग्राहिका। तो शुक्र ग्राहिकाएं ध्यान रखना, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड में क्या पाई जाती है, शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती है। नाम तो शुक्र ग्राहिका, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, किसका भाग है बच्चों, मादा जनन तंत्र का। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि यार शुक्र आते ही, शुक्र यानी शुक्राणु आते ही, वर्ड आते ही बेटा अपने जनरली समझ जाते हैं कि ये नर जनन तंत्र का भाग है, लेकिन ये नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्र ग्राहिका इसलिए कहा क्योंकि मैथुन के बाद शुक्राणु को ग्रहण करने का काम करती है। तो बच्चों मादा जनन तंत्र किसका बना होता है बेटा, अंडाशय का, अंडवाहिनियां का, मादा जनन छिद्र होता है, और क्या मैंने अभी आपको बताया था, शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो जनन तंत्र के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हुई कि यार किससे क्या बनता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों कि कैसे जनन होता है बच्चों, कि बारिश के दिनों में जब फेवरेबल कंडीशन, बारिश के दिनों में ही इनमें जनन की क्रियाएं होती है बेटा। 2 केचुए, यानी एक केचुआ ऐसे और एक केचुआ ऐसे, यानी 2 केचुए एक दूसरे के ऊपर, जैसे मान लीजिए मेरी ये फिंगर को केचुआ मान लीजिए, ठीक है ना। तो 2 केचुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, इसका अधर भाग और इसका अधर भाग एक दूसरे के क्या आ जाते हैं बच्चों, सामने आ जाते हैं। दोनों के अधर भाग अपने सामने आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहाँ पर इसका पहला खंड चालू हो रहा है, यहाँ पर इसका पहला खंड चालू हो रहा है। ये इस तरह से अरेंज होते हैं, समझना बच्चों, ये इस तरह से अरेंज होते हैं
कि इनके जो शुक्र ग्राहिका छिद्र है, ये वाले शुक्र ग्राहिका छिद्र मैंने कहा पांचवें छठे छठे सातवें सातवें आठवें, ठीक है ना, आठवें नवें खंड में पाए जाते हैं, वो बिल्कुल नर जनन छिद्र के सामने आ जाए। नर जनन छिद्र कौन सा खंड में होता है बेटा? 18वें खंड में होता है। यानी यहां पर इसका ध्यान रखना कौन सा खंड है बेटा? ये 18वां खंड, और ये पांचवें छठे खंड के सामने। इधर इसका क्या होगा बच्चों? 18वां खंड, ये पांचवें छठे छठे सातवें खंड के सामने होगा। तो बेटा क्या होता है बच्चों, आपको पता है 18वें खंड के अंदर नर जनन छिद्र होता है, ठीक है ना, और आपको पता है बेटा पांचवें छठे छठे सातवें इनमें होते हैं शुक्र ग्राहिका छिद्र। तो दोनों के यानी एक का नर जनन छिद्र दूसरे केचवे के क्या बेटा शुक्र ग्राहिका छिद्र के सामने आ जाता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ये अपने ध्यान रखना बेटा 18वें खंड से शुक्राणु यानी शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव को किसमें डाल देते हैं बच्चों? शुक्र ग्राहिका छिद्रों में डाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, मैथुन की क्रिया में मैंने पहले ही कहा बेटा 17वें और 19वें खंड में जनन पेपिला पाए जाते हैं। तो ये जनन पेपिला ध्यान रखना इन दोनों को चिपकाने का काम करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? तो इधर देखिए बच्चों क्या क्या दे रखा है, केंचुए में मैथुन की क्रिया जो होती है वो भूमि के अंदर वर्षा ऋतु में होती है बच्चों, और लगभग 1 घंटा लगता है बेटा, ठीक है ना। इसमें दो केंचुए अधर सतह से, यानी ये इसकी अधर सतह, ये इस केंचुए की अधर सतह से इस प्रकार मिलते हैं कि उनके एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे का विपरीत दिशा में हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। और दोनों केंचुए के नर जनन छिद्र मैंने कहा क्या कहा बेटा? 18वें खंड। ये इसका नर जनन छिद्र कौन से खंड में बेटा? 18वें खंड में। तो ये जो नर जनन छिद्र है बेटा दूसरे के शुक्र ग्राहिका, ये शुक्र ग्राहिका छिद्र बेटा इसके सामने आ गया, इसका नर जनन छिद्र इसके शुक्र ग्राहिका छिद्र में, इसका नर जनन छिद्र इसके शुक्र ग्राहिका छिद्र के सामने आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। आने के बाद ये क्या करेंगे बेटा? शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान करते हैं, यानी इसका शुक्र द्रव इसमें आ जाता है, इसका शुक्र द्रव या प्रोस्टेट द्रव इसमें स्थानांतरित कर लिया जाता है। तो आदान प्रदान हो गया बच्चों, मैथुन की क्रिया हो गई बेटा। अब इनके अंदर ध्यान रखना क्या आ गया बेटा? शुक्राणु हो गए, शुक्र ग्राहिकों में शुक्राणु भर गए बच्चों, ठीक है ना। मैथुन की क्रिया के पश्चात ये दोनों केंचुए अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग होने के बाद होगा क्या बच्चों? समझिएगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम, चलो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ बेटा। तो जैसे मान लीजिए ये अपना मादा जनन छिद्र था। मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है बच्चों? आपको पता है 14वें खंड में होता है। और मैंने आपको कहा भी था बेटा 14वें 15वें 14 15 16 खंड में क्लाइटेलम बताई थी बच्चों मैंने। तो जैसे मान लीजिए मादा जनन छिद्र क्लाइटेलम क्षेत्र में ही होता है। तो वो क्लाइटेलम अपने भार की तरफ एक विशेष संरचना का निर्माण करती है बेटा, जिसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं बेटा? कोकून। तो मैथुन क्रिया के पश्चात क्लाइटेलम क्या बनाती है बच्चों? कोकून बनाती है। कोकून आपको पता है क्लाइटेलम वाला क्षेत्र बनाता है, और क्लाइटेलम वाले क्षेत्र में क्या होता है? मादा जनन छिद्र। तो यहां से इस मादा जनन छिद्र से अंडे निकल करके कोकून में आ जाते हैं बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने? यानी जैसे ये कोकून बनता है बेटा, मादा जनन छिद्र से अंडे निकल करके किसमें आ गए बेटा? कोकून के अंदर आ गए। कोकून को फिर बाद में क्या करता है बच्चों? यहां पर एक पत्थर की हेल्प से, यानी एक स्टोन की हेल्प से टिका देता है बच्चों, और ये केंचुआ पीछे की तरफ खिसकता है। पीछे की तरफ खिसकता है तो बेटा कोकून आगे जाएगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे पेन का ग्रिप होता है नहीं होता बेटा, केंचुआ तो पीछे खिसक रहा बेटा, और कोकून आगे, वो ग्रिप जो है ना बेटा वो आगे जा रहा, तो ये कोकून आगे जाता है बच्चों। आगे की तरफ आपको पता है बेटा शुक्र ग्राहिका छिद्र है। 5वें छठे छठे 7वें 8वें 9वें इनमें बताया था ना बेटा खंड में क्या होता है बेटा? शुक्र ग्राहिका। और शुक्र ग्राहिका छिद्रों में क्या भरे हुए हैं बेटा? शुक्राणु भरे हुए हैं। वो शुक्राणु भी अब किस में आ जाते हैं बच्चों? कोकून में आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर ये कोकून को ये आगे वाले सिरे से, यानी मुख वाले सिरे से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब इस कोकून में बहुत सारे शुक्राणु है और बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? अंडाणु होते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है बेटा, और ध्यान रखना बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु किसके अंदर आ गए बच्चों? कोकून के अंदर आ गए। तो क्वेश्चन आता रहता है निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो ध्यान रखना बेटा, केंचुए में निषेचन की क्रिया कोकून के अंदर होती है बेटा, यानी शरीर के बाहर होती है बेटा, अंदर नहीं होते हैं। निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो फ्यूजन है बेटा, उसको अपन निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन की क्रिया कहां होती है बेटा? कोकून में। तो देखो बेटा, निषेचन की क्रिया कोकून में ही होती है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक कोकून से एक ही केंचुए का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। और ये कोकून कब तक बनाता रहेगा बच्चों? बहुत सारे कोकून बनाता है, जब तक इन शुक्र ग्राहिकों में शुक्राणु भरे हुए हैं तब तक ये कोकून बनाता रहता है, ठीक है ना बेटा। और हर एक कोकून से एक एक क्या निकलता है बच्चों? केंचुए का निर्माण होता है बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा इसका क्या बेटा? नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के बाद देखो बच्चों, इसका आता है बेटा तंत्रिका तंत्र। तो यार तंत्रिका तंत्र में क्या है बेटा? यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा बच्चों, देखिए आप इस तंत्रिका तंत्र को देखोगे बेटा, तो ये एक देखिए बेटा रिंग जैसी स्ट्रक्चर दे रखी है, वलय होती है बच्चों, एक वलय, ये वलय पाई जाती है। रिंग देखो बेटा, एक वलय पाई जाती है, इसको बोलते हैं तंत्रिका वलय। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
और ये पूरी की पूरी शरीर के अंदर ध्यान रखना बेटा रज्जु होती है, तंत्रिका रज्जु, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो तंत्रिका बल है और ये तंत्रिका रज्जु ये बनाती है बच्चों इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो बेटा केंचुए में जो तंत्रिका तंत्र है बेटा उसको भी अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कभी मनुष्य का पढ़ा होगा आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसी तरह से बेटा केंचुए के भी तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केंद्रीय, परिधीय और क्या बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना बच्चों। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, तो ये चीज एक तो ये वलय होगी बच्चों, ये वाला जो पार्ट बताया मैंने पूरा का पूरा ये वलय हो गई बेटा, और ये हो गई बच्चों तंत्रिका रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ध्यान रखना 2 चीजों का बना होता है, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक्चुअली में तंत्रिका वलय के अंदर यहाँ पर एक गुच्छिका होती है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा प्रमस्तिष्क गुच्छिका। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रमस्तिष्क गुच्छिका बोलते हैं। इस प्रमस्तिष्क गुच्छिकाओं से ध्यान से देखिए बेटा बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली हुई है, 8-10 तंत्रिकाएं निकली रहती है बेटा, ठीक है ना। और हर एक तंत्रिका रज्जु से भी हर एक खंड में क्या निकलती है बेटा, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है। ये सभी तंत्रिकाएं मिलकर के क्या बनाती है बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी केंद्रीय तंत्रिकाओं से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है जो शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, वो क्या बनाती है बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है बेटा, ठीक है ना। और प्रमस्तिष्क गुच्छिका से, यानी ये वाली गुच्छिका, इससे लगभग 8 से 10 क्या निकलती है बेटा, तंत्रिकाएं निकलती है बेटा, ठीक है ना। जो मुख गुहा यानी आगे वाले जो भाग होते हैं, मुख गुहा हो गया, रश्मि हो गया, ग्रसिका हो गया, इन भागों में क्या करती है बेटा, न्यूरॉन सप्लाई होते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट आता है बेटा इसका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो मांसपेशियां होती है इसकी या आहार नाल होती है, वहां पर तंत्रिकाओं की जालिकाएं होती है बेटा, वो जालिकाएं क्या बनाती है इसका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक डायग्राम और दे रखा बच्चों, ये देखो बेटा ध्यान से देखोगे तो ये पूरी वलय है बेटा, रिंग होती है बेटा इसमें, और ये इसका अधर तंत्रिका रज्जु होता है। इस तरह का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों इस वीडियो को वॉच करने के लिए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बेटा केंचुए का कृषि में महत्व वो डिस्कस करेंगे बेटा। ओके बेटा, बाय।